नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का डिजास्टर डोजियर खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ सालों से बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में भारी इजाफा देखा जा रहा है। यह घटनाएं न सिर्फ प्रदेश में बड़ा नुकसान कर रही हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही हैं। यह कहर तेजी से विकास की रफ्तार पकड़े इस पहाड़ी प्रदेश को पीछे की ओर धकेलना शुरू कर चुका है। साल 2018 से अब तक हिमाचल प्रदेश में 148 बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और मंडी प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील बन चुके हैं। इसी तरह अब प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला पर भी लगातार बढ़ता यही खतरा चिंता का विषय बन चुका है। कभी कुदरत की गोद कहे जाने वाला हिमाचल अब कहर की जद में जगड़ता जा रहा है। क्या टूट रहे हैं पहाड़ या बिखर रही है हमारी विकास की सोच? हर बारिश हिमाचल में अब राहत नहीं, एक नई त्रासदी लेकर आती है। हिमाचल का डिजास्टर डोजियर, आपदाएं बड़ी, नीति निदारद। हिमाचल में प्रकृति का कहर या इंसानी लापरवाही की सजा। कभी देवभूमि, अब डिजास्टर जोन। हिमाचल के जख्म बढ़ते जा रहे हैं। विकास की दौड़ में कहीं विनाश को तो गले नहीं लगा बैठे। ना नदी बची, ना नाले। हिमाचल अब हर मॉनसून से डरता है। जहां कभी बादल बरसते थे तो खेत लहलहाते थे, अब वहीं बादल फटते हैं तो जिंदगियां बिखर जाती हैं। हर साल बादल फटते हैं, जमीन खिसकती है और सरकारें बस स्टेटस रिपोर्ट बनाती हैं। क्या हिमाचल को सिर्फ सहना है? साल 2023 के दौरान प्राकृतिक आपदा की वजह से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। इसके अलावा प्रदेश को हर साल अनुमानित 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जानकारों की माने तो ऐसा जलवायु परिवर्तन और अवैज्ञानिक तकनीक से हो रहे निर्माण के चलते होने लगा है। राज्य में बड़ी इन घटनाओं के चलते न सिर्फ सरकार चिंतित है, बल्कि इसने आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए एक ठोस नीति बनाए जाने की मांग उठ रही है। ये तो सच है कि बादल फटने की घटनाएं बहुत हो रही हैं और ख़ास करके इस बार जो ये 15-16 बादल इकट्ठे ही फटे और थुनाग, सिराज, जंजैली में, मंडी ज़िले में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ जान माल का, तो ये सभी चीज़ें हैरान करने वाली हैं। स्थितियों को भांपते हुए सरकार को एक इसके ऊपर गहरी रिसर्च करवानी चाहिए और कोई ठोस नीति बननी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जैसे शिमला में हम बात करें, यहाँ बहुत सारे भवन बन गए, एक साथ जुड़े हुए हैं। भवनों का जो बारिश में पानी आता है उसकी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। वो धीरे धीरे पानी जमीन में रचेगा और बाद में जो साथ के मकान उनको तोड़ेगा, जमीन को तोड़ेगा, उससे नुकसान होगा। अब लोगों ने जैसे पहाड़ों की बात करें, वो जो सड़कें बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, वो पहाड़ों को काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जिस तरह से काट रहे हैं बिल्कुल गलत तरीका है। प्लेन का वो फार्मूला होना शायद उनका, वो कम से कम मेरे हिसाब से 210 से 240 डिग्री तक कटना चाहिए उस स्लांटिंग में, ताकि पिछला जो पहाड़ वो न आए। तो बिल्कुल सीधा 180 डिग्री में काट रहे हैं, जिससे कि दिक्कत हो रही है। तो ये 2-3 तीसरे लोग उसके किनारे लोग बना रहे हैं मकान, जैसे नाले हैं और है जहाँ सिंकिंग जोन है। लोग देखते नहीं है, सुविधा देखते हैं, सड़क के नज़दीक अपनी और सुविधा देखते हैं। तो ये भी एक कारण है। इन सब की नीति बनाई जाए, व्यवस्था बनाई जाए सारा, तो सब ये ठीक होगा जी। इस बार बहुत सारा नुकसान हुआ है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा नुकसान हुआ है। कि ऐसा प्रावधान करे कि जिससे लोगों का नुकसान होने से बचे, लोगों की जान माल हानि का बहुत फायदा और नुकसान होने से काफ़ी राहत मिले। इसलिए ऐसी नीति लानी चाहिए सरकार को, जो कई जगह बाहर के देशों में भी कुछ ऐसी उपकरण है, ऐसे साधन है जिससे लोगों का जीवन वर्षन अच्छी तरह से गुजर रहा है।
यहाँ की सरकार को भी इस विषय में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। शिमला शहर पर बढ़ता दबाव किसी से छिपा नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जिस शिमला को 20,000 लोगों की आबादी के लिए बसाया गया था, आज वहां की आबादी 3 लाख के पार जा चुकी है। यही नहीं, शिमला में हर साल लाखों टूरिस्ट की वजह से भी यहां पर दबाव बढ़ा है। शिमला में गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के दौरान जगह जगह मलबा फेंकना भी शिमला के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। सरकार प्रशासन इसके लिए चिंतित तो है, लेकिन सरकार और प्रशासन के पास इससे निपटने के लिए कोई ठोस नीति नजर नहीं आती। प्राकृतिक आपदाओं की जो घटनाएं कभी कभार सुनने के लिए मिलती थी, वो बीते कई सालों में तेजी से बढ़ी हैं। साल 2018 से लेकर अब तक 148 बादल फटने, 294 फ्लैश फ्लड और 5,000 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। सरकार और प्रशासन के पास दावे और वादे तो हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई भी पॉलिसी नजर नहीं आती। हिमाचल प्रदेश में इसी सीजन की बात कर लें तो 20 जून से लेकर अब तक तकरीबन 155 लोग अलग अलग घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरह की ऊंची ऊंची इमारतों को विकास का नाम दिया जाता है। ये इमारतें बताती हैं कि राज्य में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन कभी कभी यही खतरे की वजह बन जाती हैं, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां निर्माण नदी नालों के नजदीक होता है। विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं और इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए कोई पुख्ता योजना लाई जाए। सत्ता पक्ष भी ये मानता है कि हिमाचल प्रदेश को एक मजबूत पॉलिसी की जरूरत है, ताकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की आपदाओं के दौरान नुकसान को और ज्यादा कम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में सत्ता 5 साल बाद रोटी की तरह पलट जाती है। कुछ नहीं पलटता और कुछ नहीं बदलता तो वो है इस पहाड़ी राज्य की किस्मत। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। साल 2024 में भूस्खलन की 46, बादल फटने के 12 और फ्लैश फ्लड की 39 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। इसी साल 174 लोगों की जान गई है। इनमें सड़क दुर्घटनाओं में 144 और 30 लोगों की प्राकृतिक आपदाओं में जान गई थी। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा की वजह से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी साल सबसे ज्यादा 5,748 भूस्खलन की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। इसी वजह से 45.44 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को नुकसान हुआ है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के जोशीमठ, केदारनाथ और अब हिमाचल में हर आपदा एक चेतावनी है, लेकिन हम बार बार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की माने तो कुछ ठोस कदम, जैसे पारंपरिक जल संचयन तकनीकों का प्रयोग, वर्षा के जल को सोखने वाले क्षेत्र का निर्माण, ग्रामीण समुदायों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और चेतावनी प्रणाली, रियल टाइम वर्षा एवं भूस्खलन चेतावनी सिस्टम, सैटेलाइट आधारित भूस्थिरता निगरानी जैसे ठोस और स्थायी नीति पर कार्य करने की जरूरत है। इसी मामले पर आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ राजन कुमार शर्मा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कह रहे हैं। आइए उन्हें सुन लेते हैं। कुछ वर्षों से अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही बहुत सारे नुकसान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, और उसको रिकॉर्ड होने का मेन रीज़न जो है वो है कि हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो कुछ सालों से अधिक मात्रा में रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। तापमान जो है बढ़ रहा है और प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जैसे कि एकाएक बादल का फटना, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ना या कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आना या फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं होना, ये ज़्यादातर रिकॉर्डेड हो रही हैं, जिससे कि प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान, जान और माल का नुकसान, ऐसी बहुत सारी जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो हमें बहुत पीछे ले जाता है, बहुत कमज़ोर करता है। तो ये हमें रिपोर्ट हो रहा है काफ़ी 3-4-5 सालों से। अगर हम बात करें तो इस तरह की जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है प्रदेश में। दूसरी बात है कि प्रदेश में अगर विकास और संरक्षण के बीच में अगर हम संतुलन की बात करें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सतत विकास जो लक्ष्य हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको पूर्ण रूप से अडॉप्ट करें और जो कि 2030 तक उनका टारगेट है पूरा करने का,
तो हमें चाहिए कि उसे प्रॉपर वे में जो है वो इम्प्लीमेंट करें प्रदेश में। साथ में ही हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक वन रोपण के माध्यम से भी हम जलवायु परिवर्तन के इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ में ही जो हमारे प्रदेश में जितने भी तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, चाहे वो हाईवेज़ का निर्माण है, लिंक रोड का निर्माण है, या जितनी भी तरह की हमारी हिल कटिंग्स हैं या टनल्स का निर्माण है, उन्हें भी एक वैज्ञानिक रूप से और एक सतत विकास के रूप में ही निर्मित किया जाना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि हम उसके माध्यम से ही प्रदेश में जो है वो डेवलपमेंट को भी सुचारू रूप से चला सकते हैं, और साथ में जो पर्यावरण संरक्षण है उसको भी एक उनके बीच में एक अच्छा तालमेल जो है वो बैठा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर ये जलवायु परिवर्तन अधिक मात्रा में हमारे प्रदेश में हो रहा है, तो इससे बचने के लिए हमें प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास क्या प्लान है। तो हमें जैसे कि मैंने पहले भी बात करी कि हमें अधिक से अधिक जो है लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि अधिक से अधिक जो है वो पेड़ पौधे और वनरोपण जो है वो करना चाहिए। ठीक है, विकास अपनी जगह है, विकास का भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन उसे एक सतत विकास में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर रूप में देखें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम अपने प्राकृतिक रिसोर्सेज को जो है वो बचा सकते हैं। उनको भी दोहन हम उसी रूप में करें जितना कि हमें ज़रूरत हो, उतनी ही मात्रा में उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो भी उसका उपयोग जो है वह सही तरीके से कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जो है हमारे कुल्लू, समेत, शिमला, मंडी, हालांकि अभी मंडी में भी रिसेंटली जो है वो इस तरह की बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, तो काफ़ी समय से ये घटनाएं साबित हो रही हैं, और इन इलाकों में जो है नुकसान की तीव्रता जो है वो ज़्यादा पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही हैं। जैसे कि कुल्लू हमारा रीजन हो गया, कांगड़ा का कुछ पार्ट हो गया, मंडी हो गया, समेत हो गया, शिमला हो गया, और किन्नौर का कुछ पार्ट हो गया। इन सभी पार्ट्स में जो है वो पिछले कुछ टाइम से बहुत अधिक नुकसान की तीव्रता जो है हमें देखने को मिल रही है, और उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने जो है वो एक टीम को भी बुलाया है जो कि इसका निरीक्षण कर रही है, और इसके तथ्य बाद में आएंगे कि इसके मेन वजह क्या है, इसका मेन रीजन क्या है। लेकिन जो हम बादल फटने और इस तरह की फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं देखते हैं, इसका एकमात्र रीजन यही है कि मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे जो पुराने रिसोर्सेज थे, जो नदी नालों के रास्तों के साथ में बनी हुई है या उसके ऊपर बनी हुई है, तो मेन इफेक्ट वो भी है एक तरह का। दूसरा हमने जो है ज़्यादातर पेड़ जो है वो काट दिए हैं डेवलपमेंट के लिए, चाहे शहरों के निर्माण के लिए, तो उसका भी एक रीज़न है कि अब जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जहाँ पे कम बारिश होती थी वहाँ पे भी अधिक बारिश रिकॉर्ड हो रही है, और फ्लैश फ्लड यानी कि एक ही जगह पे बहुत अधिक तीव्र मात्रा में जो बारिश हो रही है, उसका मुख्य रीजन जो है वो इस तरह की फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट के रूप में देखा जाता है। हमारे एशिया में ही देश है जापान का, और वहाँ पर भूकंप की ज़्यादा घटनाएं रहती है, वहाँ पर सरकार के पास नीति है, क्या उससे भी कुछ सीख ले सकते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं हमारे, उनमें बहुत फ़र्क है। हमारा एक तो जो आम जनता है उनमें जो मानस है उसमें वो डिसिप्लिन नहीं है, वो अनुशासन नहीं है, वो अनुशासित लोग हैं। हम अपना स्वार्थ देखते हैं और तत्कालिक लाभ देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं, और उसी अनुसार की सरकार नीति बनाई उनको फॉलो करते हैं। हमारे नीति तो बनी है लेकिन आम जनता उसका अनुसरण नहीं करती, तो क्या करें? तो उसी अनुसार हमारी भी नीति बननी चाहिए, लोगों को उनका अनुसरण भी करना चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ साधन है हिमाचल प्रदेश के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में इससे जनता को राहत मिले और सरकार को भी नुकसान से राहत मिल जाए, क्योंकि ऐसे आपदा से सरकार को भी तो नुकसान हो रहा है। और सरकार के इस विषय में सोचना चाहिए, और केंद्र सरकार से भी सहायता लेके कुछ मदद करके इस विषय में चर्चा करनी चाहिए कि जो बाहर की जो विदेश में ऐसी तकनीक है उसको यहाँ पर अमल में लाया जाए। भूकंप का देश जापान, जहां हर दिन धरती हिलती है लेकिन तबाही नहीं होती, क्योंकि इंजीनियरिंग और विज्ञान ने यहां विकास को सुरक्षित बनाया है। तो सवाल उठता है, क्या हिमाचल भी जापान से नहीं सीख सकता? लोगों का मानना है कि जिस तरह जापान ने भूकंप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए ठोस नीति पर काम किया है, ठीक इसी तरह पहाड़ी राज्य हिमाचल को भी जानमाल का नुकसान कम करने के लिए व्यापक योजना पर काम करने की जरूरत है। जनता के साथ जनप्रतिनिधियों का विश्वास भी इसी तरह की ठोस नीति पर है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भी राज्य सरकार से इसी तरह की नीति और व्यापक योजना बनाए जाने की मांग उठा रही है। हिमाचल सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि वे ये भी मानते हैं
कि राज्य सरकार अब तक इस पूरे मामले में कोई भी ठोस नीति बनाए जाने में नाकाम साबित हुई है। अब तक के अध्ययन के मुताबिक सरकार मानती है कि नदी नालों के नजदीक अवैध निर्माण होने की वजह से आपदा के दौरान बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। जब से प्रदेश में आपदा आई है, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है और अत्यधिक नुकसान जो हुआ है वो मंडी क्षेत्र में हुआ है, कुल्लू क्षेत्र में हुआ है। तो ये जो है अनप्लान्ड सारा जो सड़कें बनी हैं, अनप्लान्ड बिल्डिंग बने हैं, हाँ ये सबसे ज़्यादा नुकसान करने का कारण ये है। बाकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के बाग बगीचे गए हैं, पॉली हाउसेस गए हैं, उनके लिए हमें जो है स्कीम बनाएंगे, किस तरह से उनको रिहेबिलिट करेंगे। ज़्यादातर अब सड़क जब खुल जाती है तो लोग चाहते हैं कि सड़क के नज़दीक अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आप खोल लेते हैं तो वहाँ पर एक पूरा एक तैयार हो जाता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, जिसमें ढाबे, होटल या जो भी कहिए आप, उस कारण भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ये ठीक है कि इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और जो तो बस गए हैं, आज की तारीख में मैक्सिमम लोग जो है बस चुके हैं, उनको तो आप वहाँ से हटा नहीं पाएंगे, पर भविष्य में ना बने उसके लिए कोई कानून बने, उस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो आपदाएं आ रही हैं उनमें सबसे बड़ा कारण जो अपेरेंटली दिखता है वो बादल फटने की घटनाएं होती हैं। जैसे इस बार जो है वो सराज में आया, करसोग में आया, तो वो ऊंची चोटी से जो है जहाँ शिकारी माता का मंदिर है उस स्थान से जो है आया, कुछ पानी जो है वो करसोग की तरफ चला गया, बाकी सारा सराज चला गया। उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें किसी व्यक्ति को संभलने का भी मौका नहीं मिला। लोगों के जमीन चले गई, कुछ लोग अभी तक जो है वो मिसिंग है। समेज के पास वहाँ भी पूरा गांव चला गया था। फिर कुल्लू मनाली में जो है इस प्रकार की घटनाएं, या सारी की सारी सड़कें दूसरी किसी, एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो है वो कुछ विकास जब होता है, कई स्थानों पर जो है वो सड़कें बन रही हैं, उसमें मशीनरी का प्रयोग होता है, उससे भी जो है वो पहाड़ जो है वो उसमें जो है वो ढीले हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि विकास जो हो रहा है, लोगों के भी जो है वो जिस तरह से जो है वो कृषि के क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में जो है वो काम हो रहे हैं, या बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उसके कारण भी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में पेड़ पौधे थे वो सारे जो है कट रहे हैं। अब कालका से, परमाणु से जो शिमला का 4 लेन बन रहा है, उसमें बड़ी संख्या में जो है वो छोटे सैपलिंग हो या बड़े पेड़ हो वो कटे हैं। और स्वाभाविक है, जब सड़क बढ़ेंगी तो वो कुछ ना कुछ कटेंगे। इसलिए पूरे प्रदेश में आवश्यकता इस बात की है, खास करके जो बादल फटने की घटनाएं होती है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसके लिए तो केंद्रीय स्तर पर जो है वो कोई ऐसा स्पेशल ग्रुप बनना चाहिए जो इसकी जो है वो पूरी खोज करके जो है वो इसके कारणों के पीछे की जो है जानकारी जो है वो इकट्ठी करे, और उसके कारण जो है फिर हम वो जानकारी लेकर के हम इसको बचाने के लिए जो है क्या कर सकते हैं, इस पर जो है विचार करें। और साथ में जो है वो हमको बड़े स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सड़कें बनती हैं, उसके साथ हमेशा कहा जाता है कि जी ये इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो पेड़ लगते भी हैं कहीं, लेकिन बाद में वो टिकते नहीं हैं, क्योंकि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, कोई देखता नहीं है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ी संख्या में जो है वो फॉरेस्ट जो है वो कवर को बढ़ाया जाना चाहिए। कागजों में हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो पेड़ नहीं दिखाई देते। वन महोत्सव 1951-52 से चले आ रहे हैं, लेकिन अगले साल उसी स्थान पर जो हम जाते हैं तो वहाँ पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, इस पर भी जो है पॉलिसी बननी चाहिए। हमारा जो है वो दुर्भाग्य है कि टीसीपी एक्ट बना हुआ है प्रदेश में। शिमला की जो डेवलपमेंट प्लान है वो 1979 में ये एक्ट बना था, तब बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये इंटरिम प्लान पर चलता रहा। हमने जो है वो हमारी सरकार में ये डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाई गई है, लेकिन अब तो सतलुज के
में जो है वो बहुत सारा पानी बह चुका है, क्योंकि बड़ी संख्या में मकान बन गए हैं। कुछ जो है नियमों के अनुसार बने हैं, कुछ बिना नियम के बने हैं। नियमों में भी जो है वो हमने इस प्रकार का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो ये आप स्लैब सिस्टम होता है, या आप जो है वो बिल्कुल ऐसी जगह है जिसमें कई बार पूरा जो है वो 90 डिग्री का जो है वो सीधा सा जो है वो पहाड़ होता है, उसी में हम जो है वो पिलर डाल करके जो है मकान बना देते हैं, फिर उस पर कई मंजिलें जो है वो ऊपर तय कर देते हैं। इस पर जो है वो कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, एक निश्चित जो है वो इसकी सीमा होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि जो भूकंप रोधी भी है ये प्रदेश, और साथ में जो है अब आपदाएं जिस प्रकार से आ रही हैं और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, इसमें हमको कोई इस प्रकार के जो है वो मकान बनाने की आवश्यकता है जो इन आपदाओं से जो है वो बचाव कर सके। पश्चिमी हिमालय अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि एक पर्यावरणीय चेतावनी बन गया है। हिमाचल हर साल आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं और इंसानी लापरवाही प्रदेश को पीछे खींच रही है। जब तक जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेंगे, नाजुक भौगोलिक संरचनाओं का सम्मान नहीं करेंगे और अपने विकास मॉडल को पुनः परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक ये त्रासदियां और ये आपदा घातक बनती जाएंगी। यह समय है कि प्रदेश विकास की दिशा बदले, ऐसी दिशा जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं सहयोग करती हो। उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के रसूखदार इस मामले को गंभीरता से लेंगे, ताकि खूबसूरत हिमाचल पर मॉनसून फिर से कोई तबाही का दाग ना लगा सके। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।